पाहू शकता की आतापर्यंत या शेतकऱ्याचा एकूण 110 ते 15,000 रुपये प्रति टन प्रमाणे मिळालेला आहे उच्चतम दर, आणि न्यूनतम दर म्हणजे कमीत कमी 6 रुपये म्हणजे 6,000 रुपये प्रति टन अशा प्रमाणे दर मिळालेला आहे. तर आतापर्यंत या शेतकऱ्यांना 110 टन मालापासून साधारणतः 10 लाख रुपये उत्पादन हे 4 एकर क्षेत्रामधून मिळालेलं आहे, आणि जवळपास 3,50,000 उत्पन्न हे आंतरपिकापासून मिळालेलं आहे. तर या प्लॉट मध्ये अजून किमान 40 ते 50 टन माल अपेक्षित आहे, आणि आपण त्याला याप्रमाणे जरी दर धरला तर यांना ॲव्हरेज दर हा 9 पडलेला आहे, परंतु इथून पुढचा आपण 8 जरी धरला तरी साधारणतः 40 टन 4 लाख रुपये, 50 टन मालापासून 4 लाख रुपये उत्पादन या ठिकाणी अजून अपेक्षित आहे. तर ही जी व्हरायटी आहे ते नोन यू सीड्स कंपनीची तैवान 786 नावाची व्हरायटी आहे. तैवान 786 नोन यू सीड्स नावाची कंपनी आहे, त्या कंपनीचं हे बियाणं आहे. यावर्षी जो हेवी रेनफॉल झाला तर याच्यावरती काय फ्रूट ड्रॉपिंग आलेलं दिसतं. हो, तर या जास्त पर्जन्यमानाचा परिणाम यावरती काय झालेला आपल्याला आढळतो. हो. यावर्षी सगळीकडे महाराष्ट्रातच नव्हे तर आपल्या भारतामध्ये पर्जन्यमान यावर्षी बऱ्यापैकी म्हणण्यापेक्षा सरासरीपेक्षा बऱ्याचशा भागामध्ये जास्त झालंय. तर याच्यामध्ये जो मुख्य प्रादुर्भाव होतो तो म्हणजे फुलगळीचा. फुलगळ आणि फुलजळ असे 2 प्रकारे या ठिकाणी कारण आहेत की ड्रॉपिंग दिसते. आता आपल्याला या झाडावरती दिसतं, खाली माल दिसतं, वरती एकच फळ लागलेलं आहे आणि त्याच्यावरती परत गॅप आहे. तर अशा वेळी काय होतं की ढगाळ वातावरण ज्या वेळेस असतं त्यावेळेस बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव जास्त होतो. ज्यावेळेस वातावरणामध्ये आर्द्रता वाढते त्यावेळेस बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव जास्त होतो. तुम्ही कोणत्या राज्यातून आलो? पाण्याला 200 लिटर पाण्याला आम्ही 10 ते 15 किलो शेण वापरतो. देशी गाईचं शेण लागतं याला, तर त्याच्यासाठीच परत देशी गाईचं गोमूत्र दिसतंय ना हे. 200 लिटर पाण्यासाठी देशी गाईचं गोमूत्र 5 लिटर वापरलं तरी चालतं. जास्त उपलब्ध असेल तर 10 ते 15 लिटर किंवा 20 लिटर पर्यंत टाकलं तरी चालतं. पुन्हा त्याच्यानंतर तिसरी वस्तू लागते आपलं हरभऱ्याच्या डाळीचं पीठ किंवा द्विदल धान्याचं दुसऱ्या कुठल्याही डाळीचं पीठ. तर शक्यतो हरभऱ्याच्याच डाळीचं वापरा. देशी गुळ, त्याचं प्रमाण किती? याचं प्रमाण 200 लिटरसाठी 2 किलो. जास्त पण घेऊ शकतो. नाही, जास्त घेण्याची याची नाही आवश्यकता. गोमूत्र आणि शेण जास्त घेतलं तर चालतं. हे थोडं कॉस्टली जातं, त्याच्यामुळे जास्त घ्यायची काही गरज नाही. त्यामध्ये एक डोस जर द्यायचा म्हणलं तर 10,000 रुपये खर्च येतो एकरी. तर त्याच्यापासून कुठंतरी बाजूला जायचं म्हणून आम्ही नैसर्गिक शेतीकडे वळलो. नाही ना, कुठल्याही पपईसाठी करा, लिंबुनीसाठी करा, आंब्यासाठी करा, कुठल्याही याच्यासाठी करा. ह्याचे याच्यामध्ये हजारो पटीचे जीवाणू आहेत. आणि राहिला विषय पपईमध्ये ह्याच देशी गाईचं तुम्ही गोमूत्र आणि देशी गाईचं ताक ह्यानं फवारणी तुम्ही दर 15 दिवसांना जर केलं तर त्याच्यामध्ये रोगराई येण्याचं प्रमाण एकदम कमी होतं. मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इत्यादी भागातून आलेल्या शेतकरी बांधवांचे मी या माझ्या जन्मभूमीमध्ये, या आमच्या गावात नंदागोळमध्ये सहर्ष स्वागत करतो. ही पपई हे पीक आमच्या भागामध्ये तसं नौकं पीक होतं. या अगोदर आम्ही आमच्या जमिनीमध्ये सोयाबीन, गहू, ज्वारी, ऊस इत्यादी प्रकारची पिके घेत होतो. तर हे पिकं घेत असताना आम्हाला उत्पन्न मिळत होतं, पण खर्चाच्या प्रमाणात जे उत्पन्न मिळत होतं त्या उत्पन्नामध्ये आम्ही समाधानी नव्हतो. तर आमच्या इथे तसं बघायला गेलं तर पाणी हे एकदम कमी प्रमाणात. तर पाणी कमी असताना ह्या पिकांमधून आमचं काही ते जे दररोजची जडणघडण आहे ती भागत नव्हती.
तर पाण्याचं प्रमाण कसं वाढवणे यासाठी गेल्या 5 वर्षामध्ये सगरोळी यांच्या संस्थेमार्फत देशमुख सरांनी आमच्या गावामध्ये 5 वर्ष सलग भूजल पातळी वाढविण्याचं काम त्यांनी केलेलं आहे. तर 5 वर्षापूर्वीपासून आमच्या गावामध्ये जमिनीमध्ये पाणी मुरवणे हे असे विविध प्रकारचे कामं झाले. तर त्याचा फायदा आज निश्चितच आम्हाला झालेला आहे. तर त्यांनी आमच्या गावामध्ये जे कार्य केलं त्याबद्दल मी प्रथमतः त्यांचे अभिनंदन करतो. आणि आज आम्ही कमी पाण्यामध्ये कुठली पिकं घ्यायची याविषयी थोडं संदिग्ध होतो. पण कमी पाण्यामध्ये पपई हे पीक येतंय ज्यावेळी आम्हाला समजलं त्यावेळी आम्ही पपई लागवडीकडे वळलो. तर पपई लागवड करते वेळी तर एकरी खर्च जात होता 50 ते 60 हजार रुपये फळ काढणीपर्यंतचा. तर तो खर्च जो आहे तो आम्हाला परवडणारा नव्हता. कुठंतरी 4 एकर 5 एकर जर करायचं असेल तर ते परवडणार नव्हता. मग मागच्या 2017 पासून ग्लोबल परळीद्वारा मयांक गांधी सरांनी जे शेतकरी पिछडलेले, जे शेतकरी दुष्काळ आमच्या इथं कायम पुजलेला म्हणायला हरकत नाही, तर मराठवाड्यामध्ये एकदम पाणी कमी असताना त्यांनी मुंबई सारख्या ठिकाणाहून येऊन मराठवाड्यातील परळी हे क्षेत्र निवडलं. आणि ज्या शेतकऱ्यांना फळबाग लागवड करायची आहे, जे शेतकरी मेहनती आहेत, कमी पाण्यावर जे मेहनत करणार आहेत, अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी फळबागे लागवडीसाठी जे रोपे आहेत नर्सरीमधून देण्याची ते एकदम अत्यल्प स्वरूपामध्ये अत्यल्प किमतीमध्ये आम्हाला बांधावर उपलब्ध करून दिले. त्यासोबतच लिंबूचे रोपे असतील, सीताफळ असेल, पपई असेल, पेरू असेल, असे अनेक प्रकारची फळझाडं त्यांनी आम्हाला बांधावर एकदम कमी किमतीमध्ये थेट आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे भेसळ नसलेले रोपे त्यांनी आम्हाला दिली. त्यामुळे आमची कुठंतरी जी धडपड आहे शेतामध्ये काम करण्याची ती निश्चितच वाढली. तर आज आमच्या गावात एक साधारणतः नाही म्हणलं तरी 50 ते 60 शेतकऱ्यांनी मिळून जे फळबागेमध्ये स्वतःला झोकून दिलेलं आहे त्यामध्ये आम्ही 40 एकरवर पपई लागवड केलेली आहे. 30 ते 35 एकरवर आमच्यामध्ये सीताफळ लागवड आहे. पेरूची लागवड 15 एकरवर केलेली आहे. लिंबूनी लागवड ही 15 एकरवर केलेली आहे. याच्या अगोदर आमच्या गावामध्ये फळबाग कुणाकडेही नव्हती. तर कमी पाण्यावर आणि जास्त मेहनत देणारं पीक हे पपईचं आम्ही निवडलं. लोकांना सांगा क जीवनसत्व आहे, त्याच्यात क जीवनसत्व आहे. दररोज पेरू खा म्हणून भरपूर फळ तुमची प्रतिकार शक्ती वाढेल. इतना अच्छा क जीवनसत्व अगर आपको कहीं नहीं मिलेगा. भरपूर विटॅमिन सी असणारं फळ आहे. पण भाव मात्र इतका पेरू आला यावर्षी, एवढा पेरू आलाय शेतकऱ्याकडून तर 4 आणि 5 रुपये किलोनं चाललाय. मार्केटमध्ये आम्ही घेतो 40 रुपये किलो, 20 रुपये, तो भाग वेगळा. पण शेतकऱ्याला आमचे किती मिळतं. तर असं नाही, त्याच्यामध्ये सुद्धा क जीवनसत्व बरोबर. अजिबात सर्दी होत नाही. सर्दी झाल्यावर कुठली गोळी देतात तो डॉक्टर? आज डॉक्टर नाही तिथे, मी त्यांना विचारलं असतं. सिट्रॅजिन काय असतं तिच्यामध्ये? सिट्रॅजिन नाव लिओसिट्रॅजिन, तर अजून सिट्रॅजिनची पुढची बरोबर आहे. विटॅमिन सी मग आम्हाला फळामधून नैसर्गिक मिळत असताना आम्ही गोळ्या का खायच्या? हा क्यों 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 लेना? तो ये बता दीजिए लोगों को, जरूर लेंगे. तो ये बात भी जरूरी है. और इसीलिए आप सभी फल का इस्तेमाल अपने उपहार में कर सकते हैं. नेक्स्ट प्लीज. हाँ, वीड आता है तो वीड तो सब में जब भी अगर आप इंटरक्रॉपिंग अच्छा लेते हैं तो ज्यादा वीड नहीं आता. तो वीड के लिए आप कोई भी अभी वीडीसाइड उपलब्ध है मार्केट में, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब फसल नहीं है तो. मगर ज्यादा भी नहीं लेना. कब लेना ये अगर पता चला, जुलाई एंड सबसे ज्यादा वीड आता है. जून के एंड और जून महीने में अगर मृगवार की बरसात अच्छी हुई तो ज्यादा वीड आता है. और जुलाई एंड में अगर आपने कंट्रोल किया, वीडीसाइड इस्तेमाल किया, फिर करने की जरूरत नहीं पड़ती. अगर एक ही बार आपने वीडीसाइड 2 बार लिया तो फल पर ज्यादा उसका परिणाम होता है. यही ख्याल रखिए. इसीलिए एक बार जुलाई एंड में अगर आपने अच्छा वीडीसाइड का इस्तेमाल किया, सिस्टमिक वीडीसाइड लिया, तो मेरा एकांत रहे अभी बहुत है मार्केट में, मैं उसका नाम नहीं बता सकता क्योंकि कुछ वीडीसाइड के ऊपर निर्बंध भी लगाई है जो मुझे पता नहीं. उसके एक्सपर्ट भी अलग है तो उसका अलग भी हो जाता है. इसीलिए
तो जो भी मार्केट में अभी बहुत वीडिसाइड उपलब्ध है, जो भी ग्रेड आपको अच्छा लगे उसका इस्तेमाल कर। मेरा 71 का रिजल्ट मुझे तो पता है कि लोगों से अच्छा आया है, आपके तरफ और भी अलग हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो वीडिसाइड का एक बार इस्तेमाल करके आप अपने ऑर्चर्ड में, अपने बगीचा में वीड का कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अभी मैकेनिकली भी आप वीड कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रूट, नींबू का फ्रूट, एक ख्याल रखिए, जब भी नींबू का हार्वेस्ट आप करेंगे, मैंने तो आपको बता दिया 2500 3000 तक फल एक पेड़ से मिलते हैं आपको 5 साल के आगे। चौथे साल में कम आएंगे, उतना नहीं आएंगे। 5 साल से बहुत अच्छा, मगर जो अच्छा खाद देता है उसको अच्छा मिलेगा, क्वालिटी अच्छी मिलेगी, फल एक जैसे मिलेंगे। जब आप हार्वेस्टिंग करेंगे, समझो आपने हस्तवार लिया, उसका फ्रूट आता है फरवरी एंड या मार्च अप्रैल में सबसे ज्यादा रेट मिलते हैं नींबू। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा रेट नींबू को रहता है मार्च, अप्रैल और मई। अगर मई एंड आपका हार्वेस्टिंग हुआ या मई तक हार्वेस्टिंग हुआ, हार्वेस्टिंग के बाद उसका लाइट प्रूनिंग करना जरूरी है। जो भी ड्राइड ब्रँचेस है, खराब ज्या काही वाळलेल्या फांद्या आहेत त्यांची छाटणी करायची आणि 1% बोर्डो मिश्रण फवारायचं। पाणी बंद करायचं नाही, मृगबहार जर घ्यायचा नसेल, पाणी तुम्ही लिंबाचं 15 दिवस जरी पाणी नाही दिलं आणि मृगाचा पाऊस पडला ना, 100% मृग फुटतो। मोसंबीला 1 महिना लागेल, संत्र्याला 1 महिना लागेल, लिंबाला नाही। तुमच्या ह्या जमिनीमध्ये तर 100% मृग, गीते व बरोबर आहे मी बोलतोय। थोडाही ताण दिला तुम्ही तरी मृगबहार येणार। एकतर जमीन हलकी, जमिनीमधला पाण्याचा कमी बसलेला ताण, ट्रेस ऑफ द वाटर, ये अगले बहार के लिए बहुत ही जरूरी होता है। वो ज्यादा बैठता है, इसीलिए मृगबहार ज्यादा आता है। और मृगबहार के फल का पूरा प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल करें। अगर आ भी गए, पाणी जर चालू ठेवलं तर गरज काय, 10-20 लिटर पाणी दररोज द्या। 10 लिटर पाणी द्यायला काही अडचण नाही, 15-20 मिनिट मोटर चालवायची गरज आहे। 10 लिटर पाणी दररोज द्या, मृगबहार येणार नाही। 20-25% त्याला कंट्रोल करता येईल। 300 ppm चे स्प्रे घ्यायचा, सगळी फुलं गळून जातात। कारण आम्हाला हस्तबहारच घ्यायचा आहे। हस्तबहार जर आम्हाला 3 बारापेक्षा जास्त उत्पादन देत असेल, आर्थिक मदत करत असेल, तर हस्तबहार ही आपको पता है, बहार भी आपके वहां भी मृगबहार, अंबिया बहार, हस्तबहार सब तरफ। तो हस्तबहार ये सबसे अच्छा इकोनॉमिकली, नींबू के लिए, मौसम्बी के लिए अंबिया बहार ही अच्छा है। मौसम्बी के लिए अंबे बहार ही अच्छा है, नींबू के लिए हस्तबहार अच्छा है, संतरा के लिए भी अंबिया बहार अच्छा है। तो ऐसा ये तीनों का अगर आप सोचे तो अलग अलग बहार से ज्यादा उत्पादन आप ले सकते हैं, मगर उसको पानी की जरूरत समर में ज्यादा होती है। नींबू के लिए 40 लीटर पानी, 40 लीटर पानी, 30 लीटर पानी मार्च में लगेगा, 40 लीटर पानी अप्रैल में लगेगा और 50 लीटर पानी मई में लगेगा। यही मौसम्बी के लिए सोचा तो मार्च में 60 लीटर पानी मौसम्बी के लिए लगेगा, अप्रैल में 70 लीटर और मई में 80 लीटर पानी लगेगा। तो ये सब पानी का उसका सब मई एंड तक पानी जिसके पास है वो अच्छी फसल ले सकते हैं, और अच्छी फसल लेकर आप आपकी उन्नति करके देश की भी उन्नति कर सकते हैं। में ये चालू होने के बाद फल्ली निकालने का, जो तैयार हुआ वो निकालने का, और जो कच्चा है वो रखने का। 15 क्विंटल उसके आगे फूल चल, हाँ, वो फूल चलते रहता है, फुल्ली चलते रहता है, वो निकालते रहने का। जब फूल सब खत्म हो गया, अपना पत्ता पित्ता छट गया, तो फिर छटनी लेने का। तक आपने कितने बाहर लिए इसमें? इसके अभी अब दूसरा बाहर चालू है, पहला लिया, अभी दूसरा बाहर जिसका चालू है। पहले बाहर में अगर पैसे की बात करें तो क्या इनकम हुई अपने? अभी मैं शुरुआत में, जब मैं जनवरी के बाद मेरा चालू हो गया, तब मेरे को 100 रुपए का इसका भाव लग गया। अच्छा, लेकिन वो टाइम में जो धुआं फिरता है ना, वो धुएं की वजह से मेरा फूल का थोड़ा नुकसान हो गया, उतना मेरे को माल नहीं मिल गया। ठंडी में मार्च नहीं, वो धुआं उसको क्या बोलता है, हाँ धुई, गाँव बोलते हैं ना अपने यहाँ। हाँ वो धुई आता है ना, उसमें से वो फूल को कैसा बुरशी पकड़ के वो गिर जाता है। जी। फिर उसके बाद में जब वो कम हो गया तो ऐसा माल लग गया, तो ये फांदी नीचे जमीन के ऊपर टच हो गया था। अच्छा हाँ, इतना बहुत माल लगता है इसको। और उसके बाद ये 5 फल्ली 6 फल्ली 1 किलो का होता है, इतना बड़ा बड़ा फल्ली आता है ये।
हाँ हाँ वैरायटी सिद्धिविनायक है। हाँ भास्कर टेक्नोलॉजी का सिद्धिविनायक का वैरायटी एकदम अच्छा है। हाँ वैरायटी का ये इंटरनेशनल में भेजने का रहेगा ना तो एकदम नंबर 1 का फल्ली है। 6 महीने में शुरू हो जाता है, लेकिन वो छाटनी करने के बाद 3.5-4 महीने में फिर शुरू हो जाता है। हाँ दूसरा छाटनी, अभी ये छाटनी करेगा ना तो 3.5-4 महीने में फिर से शुरू हो जाएगा। प्लांटेशन से कितने दिन बाद फल देने लगता है? बारिश में एक बार और अभी एक बार मारा है, अभी जलने को चालू हो गया है वो। अच्छा इस पे अगर मल्चिंग कर दे घास फूस की तो कचड़ा नहीं होगा फिर? घास की मल्चिंग करेंगे तो फिर थोड़ा दिन में और उसका खत्म हो जाएगा। कचड़े का? हाँ कचरे का खत्म। ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है कि मयंक गांधी जी सर महाराष्ट्र छोड़ के एमपी में काम शुरू किया है जून से, और लगभग 2-2.5 लाख पौधों का प्लांटेशन एमपी के रायसेन, विदिशा और भोपाल डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। उसमें से सभी तरह के फल पौधे बढ़ चुके हैं जिनका आप 2 दिन से अध्ययन कर रहे हैं। इसमें से जो अर्ली इनकम देने वाले क्रॉप है, जिनका इनकम लगाने के बाद 6 महीने में शुरू होता है और किसानों को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इन 6 महीने के बीच भी हम इसमें इंटर क्रॉप ले सकते हैं और उसमें भी हम मुनाफा कमा सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसे जो 2 क्रॉप है वो है पपीता और मुनगा, जिसको अंग्रेजी में ड्रम स्टिक और मराठी में शेवगा कहा जाता है। तो आज सुबह के सत्र में आपने संदीप जी गित्ते का पपीता का पूरा एक्सपीरियंस और फील्ड देखी। आज आप वसंत जी नागर गुजे के यहाँ मुनगा का प्लॉट और मुनगे के ऊपर क्या खबरदारी करनी चाहिए, मुनगा लगाने के लिए क्या चीजें जरूरी है, इसके बारे में हम चर्चा सत्र करने वाले हैं। इसमें से आपके मन में कोई सवाल आते हैं, आपको कोई मार्गदर्शन सुनते वक्त कोई सवाल उठता है तो आप कृपया नोट करके लीजिए और बाद में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। किसान भाइयों, कौन सा भी फल पौधा लगाना या कोई भी फसल लेनी है तो सबसे जरूरी चीज है वो मिट्टी का चयन करना। मिट्टी की जांच किए बिना कोई भी फल पौधा या कोई भी फ्रूट लेना रिस्क रहता है। आप धान की खेती करते हैं, मध्य प्रदेश के किसान, कई किसान सोया की खेती करते हैं, चने की खेती करते हैं, तो आप जो खाद देते हैं, आप जो रासायनिक खाद देते हैं या ऑर्गेनिक खाद देते हैं गोबर का, वो आप ऐसे ही देते हैं। आपको मालूम नहीं रहता कि आपकी जमीन में क्या चाहिए, आपकी मिट्टी को क्या चाहिए, आपके पौधों को क्या चाहिए, ये आपको मालूम नहीं होता, फिर भी आप खाद देते चलते हैं। लेकिन किसान भाइयों, नई तकनीक अपनानी है, बदलते समय के साथ चलना है तो नई चीजें भी आत्मसात करनी पड़ेगी। उसमें सबसे जरूरी है हमको हमारी मिट्टी का चयन करना। मेरा कहना है कि हर 5 साल के बाद अपनी मिट्टी का एक बार चयन करना चाहिए। अपने मिट्टी में क्या तत्व है, मिट्टी के अंदर 16 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसमें से हमको जो मालूम है एनपीके वो हम इजी तरह से दे देते हैं या वो इजी तरह से अवेलेबल होते हैं। जैसे डीएफ मैंने एमपी में देखा, मैं ज्यादा से ज्यादा ऐसा समझ के बात कर रहा हूँ कि यहाँ कोई महाराष्ट्रियन किसान नहीं है, ऐसा समझ के मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं उधर घूम चुका हूँ, मैं उधर फील्ड कर चुका हूँ और वहाँ की जो दिक्कतें हैं, वो वहाँ की जो समस्याएं हैं, वहाँ के किसानों का खेती करने का तरीका, उनकी मैनेजमेंट कैसी है, वो मैंने 10-12 दिन में पूरा स्टडी किया है। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन किसानों के ऊपर और आपको उद्देश्य करके ही बात करूंगा। तो सबसे जरूरी है कि हम हमारी मिट्टी में क्या है ये जांच ले। अगर हमको पता चलता है कि हमारी मिट्टी में न्यूट्रिशन नहीं है तो उस तरह का न्यूट्रिशन देने का हम प्रयास करेंगे। अगर आपको पता है आपकी जमीन में फास्फोरस कम है तो आप पोटेश की मात्रा क्यों बढ़ाए, जो नहीं है वो देने का प्रयास करो। और ये करने के लिए आपको सबसे जरूरी है मिट्टी का चयन करना, मिट्टी की तपासनी करना। जब आप मिट्टी की तपासनी करेंगे तो आपको जो
उसमें से का ऑर्गेनिक कार्बन पता चल जाएगा। ऑर्गेनिक कार्बन जाएगी कि गोबर का खाद कितना इस्तेमाल करना है और साल में कितना इस्तेमाल करना है, ये सब चीजें आपको बताई जाएंगी। उसमें जो ग्रीन खाद होते हैं, जैसे हिरवली के खाद बोलते हैं हम, उसका सजेशन होता है। तो कोई भी क्रॉप लेने से पहले आपको उसका रिकमेंडेशन किया जाएगा। उसके बाद जमीन के अंदर जो ऐसे घटक होते हैं जैसे केचुए, इसके लिए हम आपको ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करने के लिए बोलेंगे या गांडूल खाद का इस्तेमाल करने के लिए बोलेंगे। तो ये सब चीजें तब पता चलेगी जब आप मिट्टी का चयन करेंगे। उसके बाद हम इसको ड्रिप एप्लीकेशन का भी मतलब रिकमेंडेशन करते हैं। तो शुरू में हम इसको जो ग्रेड आता है, शुरू का फर्स्ट ग्रेड है 19-19-19, तो इसको हम मुनगे के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करने देते किसानों को, क्योंकि ये जो ग्रेड है ये बढ़ाने का ग्रेड है। तो हमको मुनगे को बढ़ाने का नहीं, इसलिए हम 19-19 का इस्तेमाल करने के लिए नहीं करते। तो उसके बाद का जो ग्रेड है 12-61-00, 12-61-00 और 13-40-13, 13-0-45, पोटेशियम सोनाइट 00-50, ये जो ग्रेड है स्टेप से हम इसका मतलब रिकमेंडेशन करते हैं। तो इससे होता क्या है, जब आपके मतलब फल लगने लगते हैं तो आपका जो गैप मतलब नहीं पड़ेगा बीच में। एक बार अगर शुरू हो गया ना प्लॉट, तो आप जैसे जैसे उसको खिलाते जाएंगे आउटपुट देता चलेगा। तो ये आपकी जो आउटपुट देने की सीमा है ये मई तक आपको स्टॉप करने की है। तो ये जो ग्रेड है, ये ग्रेड आप मतलब साइज के हिसाब से, जैसे 0-52-34 का हम अगर आपकी साइज बढ़ानी है, सेंग फली बड़ी करनी है, तो हम 0-52-34 का रिकमेंडेशन करते हैं। अगर आपकी फुल ड्रॉपिंग हो रही है तो हम 13-40-13 का इस्तेमाल करते हैं, मतलब उस समय में रिकमेंडेशन करते हैं। तो ये समय समय पे सही ग्रेड अगर दे दे तो आपका जो प्लॉट है वो मई महीने में भी अच्छा से अच्छा फसल दे सकता है। उसके बाद जो मुद्दा आता है वो है पेस्ट कंट्रोल का, यानी कीट नियंत्रण का। तो इसमें हमने जो ऑब्जर्व किया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इल्ली का प्रादुर्भाव ज़्यादा मात्रा में होता है, और उसके बाद जो दिखाई देता है वो कम मात्रा में लाल कुड़ी, जिसको रेड माइट कहते हैं हम, येलो माइट और रेड माइट, वो मौसम के हिसाब से कभी कभी उसका मतलब प्रादुर्भाव हमें दिखाई देता है। तो हम इसके लिए खाली रेड माइट या येलो माइट के लिए स्प्लेंडर नाम की जो दवा है वो ऑर्गेनिक में आती है, खाली उसका ही आप इस्तेमाल करें। दूसरी बात, जो इल्ली गिरती है तो इल्ली के लिए हम इमामेक्टिन बेंजोएट जो 5% में आता है उसका ही इस्तेमाल करें। याद रखिए, इसमें क्या होता है, कम अनुभव वाले आदमी के पास अगर कोई मुनगे के लिए दवा मांगने गए तो वो समझता है कि मैं तो ये धान के ऊपर देता हूँ, मैं तो ये दूसरे फूल पौधे के ऊपर देता हूँ, लेकिन वो सारी जो दवा है वो मुनगे के ऊपर काम नहीं करती। वो जो दवा है वो हाई केमिकल वाली दवा और ज़्यादा परसेंटेज वाली दवा अगर आप इसके ऊपर छिड़काव करेंगे तो ये पूरी पत्ती छोड़ देगा, पूरी पत्ती की गल हो जाएगी।